हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता महान व्यक्तित्व की श्रेणी में लेकर आ गई हूँ पाठ 21 स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं। क्या जानेंगे हम इस पाठ के अंतर्गत? कौन थी स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं, कौन होती है वीरांगनाएं, स्वतंत्रता संग्राम क्यों किया जा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कुछ ही देर में, जैसे ही हम शुरू करेंगे ये पाठ। तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय ये वीरांगनाएं यानी कि 1857 की जो क्रांति है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए ये पाठ, इसका एक एक शब्द आपको उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भर देगा। इतनी महान थी ये नारियां। क्यों महान थी, क्या इन्होंने किया, चलिए देखते हैं। इस श्रृंखला में हम दो महान नारियों के बारे में जानेंगे। पहली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी झलकारी देवी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम सुनते ही आपके दिमाग में, दिल में उनकी वो कविताएं दोहराने लगता होगा आपका मन कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों ऐसा कहा गया है वो आज हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अभी यहाँ पर इनके नाम में झांसी नहीं जुड़ा है क्योंकि झांसी इनके नाम में इनके विवाह उपरांत लगा था, जब ये झांसी के राजा से इनका विवाह हुआ था। तो सबसे शुरुआत में इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक वीर महिलाएं हुई हैं, वीर यानी जिन्हें आप वीरांगना कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अनेक वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी और साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रु से लोहा लिया। तो यहाँ पर लोहा लिया का मतलब है मुकाबला किया, ये एक मुहावरा है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, यानी जब भी महान वीरांगनाओं की बात की जाती है और अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए कुछ महान वीरांगनाओं के नाम बताइए, यकीनन सबसे पहला नाम आप लक्ष्मीबाई का ही लेंगे। रानी की वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन जिसे हम आजकल कहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन जो था वो इस समय में भी कितने अच्छे से पाया जाता था। अब देखिए, एक रानी जो कि सुंदर भी थी, अद्वितीय गुणों से भरी भी थी, वीरता, साहस, दयालुता और अद्वितीय सौंदर्य, दृढ़ता, आत्मविश्वास और देशभक्ति उनके हथियार थे। यानी अगर विशेषण प्रयोग करें उनके लिए तो उनमें दृढ़ता का भाव था, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था, देशभक्ति का जज्बा उनके हृदय में विद्यमान था, जिससे अंग्रेजों को मात खानी पड़ी, यानी मुंह की खानी पड़ी। तो ये भी एक मुहावरा है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लक्ष्मीबाई को बचपन से सब प्यार से मनु बुलाते थे। जैसे घर में निकनेम होता है, आपका भी कोई प्यार का नाम होगा, तो ठीक वैसे ही इन्हें भी मनु नाम से पुकारा जाता था। मनु की आयु 4-5 वर्ष की थी कि उनकी माँ का देहांत हो गया। बड़ी दुखमय घटना थी कि इनकी माँ का देहांत इनकी इतनी कम आयु में हो गया था। मनु के पिता पुणे के पेशवा बाजीराव के दरबार में वहाँ कार्यरत थे। मनु की देखभाल के लिए उन्होंने अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, मतलब वहां पर ले जाते थे पेशवा बाजीराव के दरबार में। अतः मनु का बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता था। मनु उन्हीं के साथ पढ़ती थी। पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ अस्त्र शस्त्र चलाने की जब उनको शिक्षा दी जाती थी तो उनको देख देख कर मनु के मन में भी बचपन से ही शस्त्र और अस्त्र शिक्षा सीखने की ललक पैदा हो गई थी, ठीक है, रुचि पैदा हो गई थी। रुचि यानी ललक। मनु ने बहुत लगन से तलवार चलाना सीखा, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी। तीर तलवार चलाना मनु के प्रिय खेल थे, यानी जिस आयु में, जिस उम्र में बच्चियों को गुड्डा गुड्डी का खेल पसंद होता है या घर बनाना, खेल खिलौने खेलना पसंद था, उस आयु में इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और ये सब बंदूक चलाना जैसे खेल इनको पसंद थे। वे इसमें इतनी निपुण हो गई थी, निपुण यानी एक्सपर्ट हो गई थी, कि लोग इस नन्ही बाला को देखकर बड़ा आश्चर्य करते थे कि ये बच्ची तो खेल खिलौनों के दिन है इसके, लेकिन ये तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, तोप चलाना, बंदूकें चलाना, ये सब चीज़ों में इसका मन लग रहा है। तो लोगों के लिए एक बहुत आश्चर्य की बात थी। वे स्वभाव से बहुत चंचल थी, चंचल यानी कि नटखट थी, नॉटी थी।
इसी कारण सब उन्हें प्यार से छबीली भी कहते थे। तो छोटी बच्चियां होती ना, अल्हड़ बच्चियां, मतलब खिलखिला के हंसने वाली, साथ में मस्ती शरारत थोड़ी करने वाली, तो उसके इन कारणों गुणों के कारण उनको छबीली भी कहा जाता है। छबीली यानी नॉटी बच्ची। मनु का साहस और कौशल देखकर बाजीराव के पुत्र राणा घोंडूपंत और तात्या टोपे भी बड़ा आश्चर्य करते थे, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। मनु का विवाह, जब वो विवाह के लायक हुई, बड़ी हुई, तो उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। यहाँ आकर उनका नाम जो रानी लक्ष्मीबाई था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वे झांसी के महाराज से विवाह करने के बाद झांसी की रानी कहलाने लगी। विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि विवाह उपरांत रानी शब्द प्रयोग किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई, यानी अब आजकल आप देखते हैं कॉलोनी सोसाइटी में जिम वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज के लिए, तो हमें बड़ा लगता है कि हम मॉडर्न हैं, लेकिन हम मॉडर्न नहीं थे, हम तो आज भी इन्हीं की कॉपी कर रहे हैं। जैसे देखिए, उन्होंने अपने किले के अंदर व्यायामशाला बनवाई। व्यायामशाला है नहीं, जहाँ पर व्यायाम एक्सरसाइज किया जा सके, और शस्त्र चलाने, घोड़े की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। रानी थी, बाहर सबके सामने जाना और इतना पब्लिकली होना शायद आसान नहीं होगा, तो उन्होंने अपने महल के अंदर ही व्यवस्था करा ली। घोड़ों की पहचान में वे बहुत निपुण मानी जाती थीं। घोड़े, जैसे कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी की बात अगर हम करें तो घोड़े तो एक जानवर है, लेकिन कौन सा घोड़ा तेज दौड़ेगा, कौन सा घोड़ा सही है, उसके बारे में भी इन्हें बहुत जानकारी थी। इनका जन्म सन जो है वो 1835 के आसपास माना गया है, यानी स्वतंत्रता से पहले। जो स्वतंत्रता का हमारा आंदोलन है, सबसे पहली क्रांति जो है वो 1857 में हमारी शुरू हुई थी। देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। तो आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्वतंत्रता के पहले इनका जन्म हुआ, और 1858 यानी कि स्वतंत्रता के जो आंदोलन शुरू हुए उसी के लगभग कुछ ही दिन बाद ही इनकी मृत्यु। बहुत ज़्यादा आयु इनकी नहीं थी, मात्र शायद 23-24 वर्ष इनकी आयु थी। उसी में ये इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बच्चा बच्चा भारत का इनका नाम जानता है। एक बार रानी के पास एक सौदागर घोड़े बेचने आया। उन घोड़ों में दो एक जैसे दिखते थे। रानी ने उसमें से एक घोड़े का दाम 1000 रुपये तथा दूसरे का दाम 50 रुपये लगाया। एक का 1000 यानी 1000 और दूसरे का 50 रुपीज यानी कि 50 रुपये लगाया। सौदागर ने कहा, महारानी दोनों घोड़े एक जैसे हैं, फिर यह फर्क क्यों? उसको लगा कि ऐसा इनने क्या देख लिया कि एक की कीमत इतनी ज्यादा और एक की इतनी कम। रानी ने उत्तर दिया, एक घोड़ा उन्नत किस्म का है, यानी एक घोड़े की जो ब्रीड है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है, और दूसरे की छाती में चोट लगी हुई है। वो घोड़े भी गिरते पड़ते रहते हैं, तो भाई उसकी छाती में चोट लगी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई नारियों में अबला नहीं सबला का रूप देखती थी, यानी उनके हिसाब से उस समय, जिस समय रानी लक्ष्मीबाई का पाठ हम पढ़ रहे हैं, उस समय महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं को अबला के रूप में देखा जाता था। उनकी शिक्षा पर, उनकी प्रगति पर, ये सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इन्हें अबला नहीं सबला के रूप में देखती थी। वो जानती थी कि महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है, यानी वो सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, बस उन्हें अवसर और शिक्षा की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे पुरुषों को होती है, ठीक वैसे ही अगर महिलाओं को भी वो तीनों स्थितियां दी जाएं, शिक्षा दी जाए, मौका दिया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे भी वो सारे कार्य कर सकती हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं। उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया। गठन यानी एक स्त्रियों की टीम बनाई, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर और साहसी स्त्रियों को शामिल किया। रानी उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। यानी उनको देखो, जैसे मैंने अभी बोला ना कि किसी भी महिला को अगर आप शिक्षा दें और ट्रेनिंग दें, मौका देंगे, तो निश्चित रूप से वो भी वो सारे काम कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद उनको शस्त्र चलाने वगैरह का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना शुरू किया, और साथ ही साथ युद्ध कला में निपुण बनाया। भाई जब वो प्रॉपर ट्रेंड हो गई तो वो भी युद्ध करने में निपुण हो गई। निपुण मतलब एक्सपर्ट हो जाना। रानी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। जैसा कि जीवन सामान्य जीवन होता है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो रानी के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए।
रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु आनंद अल्पकाल तक ही रह पाया। कुछ ही महीनों के बाद उस शिशु की मृत्यु हो गई। जब राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हुए तो दुर्भाग्य के बादल और भी घने हो गए। यानी जब जिस बीमार हुए वो, तो उस अवस्था से वो जल्दी उबर नहीं पाए, यानी उनको स्वास्थ्य लाभ उतने अच्छे से नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। परिणाम स्वरूप उनके जीवित बचने की आशा बिल्कुल नहीं थी, यानी वो मृत्यु के निकट थे, मरणासन्न हो गए थे। दरबार के लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने परिवार के 5 वर्षीय बालक को गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया, अडॉप्ट कर लिया उसको, मतलब बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। बालक को गोद लेने के दूसरे दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो गई, यानी गंगाधर राव झांसी का जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। रानी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, है ना। इस विपत्ति के समय झांसी राज्य को कमजोर समझकर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली, यानी डिप्लोमेटिक चाल चली। उसको लगा राजा की मृत्यु हो गई है, जो उत्तराधिकारी पुत्र है वो अभी छोटा है और रानी अभी अभी विधवा हुई हैं, तो वो अपने दुखों में होंगी। इस समय वो राज्य पर ध्यान नहीं देंगी, यानी राज्य पर अगर हमला किया जाए तो आसानी से इस राज्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसी सोच किसकी थी? अंग्रेजों की सोच यहाँ पर ऐसी हो गई थी। वो झांसी पर अब आक्रमण करके झांसी को हथियाना चाह रहे थे। अंग्रेजों ने रानी को पत्र लिखा कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा, ऐसा उस समय माना जाता था। तो उन्होंने यह भेजा। जैसे ही ये सूचना मिली तो रानी तिलमिला उठी कि भाई तुम कौन होते हो ये सब चीजें बताने वाले, है ना। उन्होंने घोषणा की कि झांसी का स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वामी भक्त प्रजा ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि वे अपनी झांसी अंग्रेजों को कभी नहीं देंगे। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने का मतलब होता है आक्रमण कर दिया। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। अंदर ही अंदर रानी ने जो महिलाओं को निपुण बनाया था, जो ट्रेनिंग चलती थी उनके यहाँ, तो आज उसका फल उनको आज मिला कि अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने किले की दीवारों पर तोपें लगा दी। रानी की कुशल रणनीति यानी स्ट्रैटेजी कि और किलेबंदी को देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा शत्रु हमारी प्रशंसा कर दे। तो जब रानी का जो ये पूरी तैयारी थी, इसको देखकर अंग्रेजों तक ने प्रशंसा की थी कि हाँ, हम कायल हो गए हैं रानी की इस युद्ध नीति के। जो रणनीति यानी स्ट्रैटेजी और जो प्लानिंग्स रानी ने की थी, अंग्रेज भी उसके प्रशंसक हो गए थे। अंग्रेज सेना ने किले पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। यानी अंग्रेजों के सैनिक उस समय बहुत ज्यादा थे। अंग्रेजों के पास शस्त्रों की ताकत और सैनिकों की ताकत हमसे कहीं ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने चारों ओर से किले पर आक्रमण कर दिया। 8 दिन तक घमासान युद्ध चला। कंटिन्यू 8 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। रानी ने अपने महल के सोने व चांदी का सामान भी तोप के गोले बनाने के लिए दे दिया। यानी जो राज्य का जो भंडार होता है, जो खजाना होता है, वो तक उन्होंने दे दिया कि भाई इससे तोप वगैरह जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तुम बना लो, क्योंकि ये धन दौलत तो पुनः इकट्ठी कर ली जाएगी अगर झांसी बची रही। लेकिन फिलहाल मुख्य जो उद्देश्य है वो झांसी को बचाना है। तो तोप के गोले आदि बनाने के लिए वो सारा सामान भी, राज भंडार भी खाली कर दिया। रानी ने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक झांसी के लिए किले पर फिरंगियों का झंडा तो नहीं फहराने देंगी। यानी प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अंग्रेजों को अपने झांसी पर फिरंगियों का झंडा तो नहीं फहराने दूंगी। लेकिन सेना के एक सरदार ने गद्दारी की और अंग्रेजी सेना के लिए किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया, जिसे पैक करके रखा गया था, बंद करके रखा गया था और वहां से अंग्रेजों के आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अंदर के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे छल करना कहते हैं, गद्दार व्यक्ति जिसे कहते हैं, उसने जो किला था उसका दक्षिणी द्वार खोल दिया। तो अंग्रेजों को एंट्री लेने का वहां से मौका मिल गया और अंग्रेजी सेना जो थी वो किले में घुस आई। रानी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। यानी अंतिम सांस तक सभी ने खूब प्रयास किए और खूब बहादुरी और वीरता के साथ वे सब लड़े थे। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया। किले के मुख्य द्वार के रक्षक सरदार खुदाबख्श और तोपखाने के अधिकारी सरदार गुलाम गौस खां वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जब कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए
मारा जाता है तो उसको वीरगति कहा जाता है, शहीद या वीरगति कहा जाता है। उस व्यक्ति को मरना शब्द का प्रयोग हम नहीं करते कि वो तो युद्ध करते हुए मर गया था। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग यहाँ पर कतई नहीं किया जाता। जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए वीरगति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समय में रानी को उनके विश्वास पात्र सरदारों ने कालपी जाने की सलाह दी कि अभी आप फिलहाल यहाँ से अपनी जान बचाएं और कालपी की तरफ चली जाएं। रानी अपनी सेना को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी कि अगर उनका लीडर ही चला जाएगा तो सेना तो वैसे ही कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन उनके सेनानियों ने उनसे अनुरोध किया कि आप महारानी जी, आप हमारी शक्ति हैं, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवित रहेंगी तो हम दोबारा हमला करके भी अपना राज्य पा सकते हैं या हमला कर सकते हैं, तो आपका जीवित रहना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यदि आपको कुछ हो गया तो अंग्रेजी सेना तो वैसे ही झांसी पर अधिकार कर लेगी रानी के मरने के बाद। तो उन लोगों ने बहुत जिद करके, फोर्स करके उनको कालपी भेज दिया। समय की गंभीरता देखते हुए, अपने राज्य की भलाई देखते हुए रानी झांसी छोड़ने के लिए तैयार हो गई और वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने की एक योजना बनाई गई। और इस योजना में जो उनके राज्य की एक झलकारी बाई थी, उसने प्रमुख भूमिका निभाई रानी को उस राज्य से खुफिया तरीके से बाहर निकालने की। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर झलकारी बाई के बारे में कि वो कौन थी। तो झलकारी बाई रानी की जो स्त्री सेना, जो भी हमने बातचीत की ना कि उन्होंने एक स्त्री सेना महिला टीम बनाई थी, उसमें एक सैनिक थी। वह रानी की अतरंग सहेली होने के साथ साथ रानी की हम शक्ल भी थी, यानी देखने में लगभग कुछ कुछ झांसी की रानी की तरह ही लगती थी। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जिस प्रकार उसने रानी की रक्षा की, यह अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। कैसे उन्होंने चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना घिरी हुई है, युद्ध चल रहा है, तोप गोलियां चल रही हैं, और उस समय झांसी की रानी की जो रक्षा करने का, बचाव का जो कार्य किया, वो यहाँ पर अद्भुत है। रानी के एक सेना नायक पूरन कोरी की पत्नी थी वो, यानी जो उनके पति थे वो भी रानी की सेना में एक नायक थे। रानी उनकी बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन तथा घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सैन्य संचालन में दक्ष कर दिया था। यानी ये सब चीजें उन्हें सिखाकर, ये हमने जब झांसी की रानी का पाठ पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वो शस्त्र संचालन और घुड़सवारी आदि की ट्रेनिंग दिया करती थी अपने राज्य की महिलाओं को, तो ये इनको भी दिया गया। झलकारी बाई रानी के प्रति पूर्ण समर्पित थी, यानी फुल डेडिकेटेड थी कि बस मुझे रानी ने जो मेरे लिए किया है, मुझे उसका बदला कैसे चुकाना है, इस राज्य की रक्षा करके चुकाना है। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मतलब वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन देश के लिए अपने द्रोह नहीं करना और देश की रक्षा करने का काम किया करती थी। जब रानी को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अंग्रेजी सेना को ये अपने जो अपना वेशभूषा है उससे ये दिखाऊंगी कि रानी लक्ष्मीबाई ही लड़ रही हैं, और उसी बीच आप रानी जी को सुरक्षित स्थान पर कालपी पहुंचा दीजिए। रंग रूप में रानी से समानता होने के कारण अंग्रेजों को भ्रमित करना बड़ा आसान था। वे रानी की पोशाक पहनकर युद्ध करती हुई बाहर आ गईं। उनके रण कौशल और रंग रूप को देखकर अंग्रेज भी भ्रम में पड़ गए। वो किसी ना किसी गतिविधि के माध्यम से, लड़ने मतलब युद्ध के माध्यम से वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और उनको युद्ध में उलझाए रहीं, ताकि उतनी देर में रानी जो है वो वहां से बाहर निकल सकें। इसी बीच रानी को बच निकलने का मौका मिल गया। दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बन जाती थी। एक गद्दार ने उन्हें पहचान लिया और अंग्रेज अधिकारियों को ये सच्चाई बता दी। वास्तविकता जानकर अंग्रेज सैनिक झलकारी बाई को छोड़कर वास्तविक रानी का पीछा करते हुए उनके पीछे निकल पड़े। इस प्रकार की जो गद्दार होते हैं वो ऐसे युद्ध में बीच में उलझने पैदा कर देते हैं और इसीलिए उन्हें गद्दार कहा जाता है। ठीक है, झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टुअर्ट बोला, क्या यह लड़की पागल हो गई है?
एक दूसरे अधिकारी ह्यूरोज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं स्टुअर्ट, ये भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं तो हमें यह संपूर्ण संपत्ति सहित यह देश छोड़ना होगा। कितनी बड़ी बात की है कि यदि भारत की 1% यानी 1% अगर लेडीज भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं, उनके अंदर भी ये जज्बा आ जाए कि क्या सिर्फ पुरुष ही युद्ध करने के लिए, हम भी युद्ध करेंगी, हम भी अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, हम भी अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो अगर 1% यानी 1% लोग भी अगर ऐसा सोच लें लड़कियां, तो हमें अपनी संपूर्ण संपत्ति यहीं छोड़कर यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो महिलाएं थी वो आगे नहीं आ रही थी उतनी। तो जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, परंतु 1 सप्ताह बाद वापस छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली झलकारी देवी के शौर्य और वीरता के कारण देशवासियों के लिए वे आदर्श बन गई। अपना यश कीर्ति लिए आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। कितनी जोशीली लाइन, एक बार पुनः इस पंक्तियों को मेरे साथ पढ़िए। अपना यश कीर्ति लिए आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती हैं इस धरती पर झलकारी। यानी जब आहुति देने के लिए याद किया जाता है तो ऐसी महान वीरांगनाएं, झलकारी बाई जैसी महिलाएं जन्म लेती हैं और अपनी पूरा प्राणों का उत्सर्ग, अपना संपूर्ण जीवन अपनी देश सेवा में समर्पित कर देती हैं। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ अपना घोड़ा कालपी की तरफ दौड़ा रही थीं। पीछा करते सैनिकों ने रानी को देखते ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक गोली जाकर रानी की जांघ यानी कि थाई पर जाकर लगी। उनकी गति मंद पड़ते ही अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष हुआ, यानी वहां पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी, मरते दम तक वो अंग्रेजों से संघर्ष करती रही। रानी घायल और थकी हुई थी, परंतु उनकी वीरता और साहस में कोई कमी नहीं आ रही थी। रानी को विवशतावश युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, परंतु हर पल उन्हें अपने साथियों और सैनिकों की सुरक्षा की चिंता लगी हुई थी, क्योंकि लीडर अगर गड़बड़ कर देगा, वो अगर हिम्मत हार जाएगा तो टीम तो वैसे ही हार जाएगी। तो रानी यहाँ पर उनको लगातार वीरता का, साहस का मैसेज जो है वो दे रही थी। इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी व सैनिक मुंदर पर हमला कर उसे मार दिया। यह देखकर रानी क्रोध में तमतमा उठी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उस घुड़सवार पर उन्होंने भीषण प्रहार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। कालपी की ओर घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अचानक मार्ग में एक नाला आया। उस नाले को पार करने के प्रयास में जो घोड़ा था वो गिर गया, क्योंकि डिस्टेंस घोड़ा काफी लंबा जंप ले लेता है, लेकिन वो नाले की चौड़ाई अगर ज्यादा थी तो घोड़ा वहां पर गिर गया। इसी बीच अंग्रेज घुड़सवार आ गए। एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया और उनके हृदय पर संगीन से वार किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे वीरता पूर्वक लड़ती रहीं। उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। अंततः अंग्रेजों को रानी और उनके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़कर जाना पड़ा। यानी इतना घायल होने के बाद भी वे युद्ध करती रहीं और अंग्रेजों को ही मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। पीड़ा के बावजूद भी रानी के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। मैंने भी आपको बताया कि युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए, दुश्मन के सामने सामना करते हुए युद्ध भूमि में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे वीर गति कहा जाता है। और क्रांति के लिए यह जो ज्योति थी वो सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं और वो इस प्रकार गाए जाते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता की पंक्तियाँ आपने भी सुनी होंगी, समझी होंगी, अपने कक्षा में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आपने प्राप्त किया होगा। तो नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, और पढ़ा है तो याद कीजिए उस महान नारी के गौरव को जिसने अंत समय तक अंग्रेज़ों के सामने हार नहीं मानी। साहस और वीरता की ऐसी प्रतिमूर्ति जिसने स्वयं तो अपने दिलों में इस जज्बे को जगाए रखा, साथ ही अपनी जो योद्धा थे उनको भी वीरता और साहस का संदेश वो अंतिम समय तक देती रहीं।
इस प्रकार हमने यहाँ पर कंप्लीट किया अपना पार्ट जो 21 है वो स्वतंत्रता संग्राम के में जो वीरांगना महिलाएं थी, तो झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने जाना है। अगले पार्ट में करेंगे हम इसके प्रश्नोत्तर और फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। तब तक आप इस पार्ट को एक बार रिवाइज करिए और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता को उच्च स्वर में 2-3 बार गाकर जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। उसमें आप पूरा झांसी की रानी का वर्णन प्राप्त कर लेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक। काव्य पंक्तियों के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ा ही ओजस्वी वर्णन वहां पर किया है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए जो लेकर आया है वो है आपके लिए अद्भुत खजाना। सिर्फ आपकी अपनी कक्षा ही नहीं बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, यूटीएससी, साथ ही साथ सीयूईटी और ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश भी। तो ये सारी चीज़ों के खजाने यहाँ मौजूद हैं। बस आपको अपने मन का रत्न चुनना है और उसका लाभ उठाना है। बुक्स और बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक नज़र आ रही है ना, उस पर आप क्लिक कीजिए, फॉर्म खुलेगा, सबमिट कर दीजिए, उसको फिल करके हमारे पास फॉर्म आएगा, ज़रूरी चीज़ें पहुँचेंगी आपके पास। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। लाइक आप कर ही रहे हैं, वो हमें पता चल रहा है। आपका स्नेह और प्यार के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। साथ ही साथ जो कमेंट्स है, तो कमेंट्स भी लगातार मुझे मिल रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। जो भी समस्याएं महसूस हो रही हैं उनको भी आप लिखिए और अच्छा लग रहा है तो वो भी ज़रूर बताइए। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे हम। मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।